नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द बुल स्टॉक्स। इस चैनल पे एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुभम, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपको गाइड करूंगा इस वीडियो में आईपीओ के बाद में कैसे डील किया जाता है जब स्टॉक गिरने के बाद रिकवरी करते हैं और फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे में हम क्या स्ट्रेटेजी रखते हैं, किस तरीके से उसको देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा गाइड करूंगा। और आज की डेट में कौन सा ऐसे 4 कंपनीज है जो मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये वीडियो किसी टाइप से कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी लर्निंग, नॉलेज, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए है। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन मानना आपको भारी नुकसान दे सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक वॉच लिस्ट है, इसमें एग्जीक्यूशन तो अभी है ही नहीं, और एग्जीक्यूशन के लिए बहुत सी कंडीशंस सेटिस्फाई होनी बहुत जरूरी होती है। आइए चलते हैं आगे बिना किसी देरी के वीडियो में। सबसे पहले देखिए, हम देखेंगे आईपीओ की लिस्टिंग हुई हो किसी कंपनी की, फॉल हुआ हो, उसके बाद में रिकवरी हुई हो, न्यू ब्रेकआउट सेटअप बना हो, और उसके साथ डील कैसे करना है। इसके लिए आज की डेट में 4 नए शेयर्स जो है मेरे रडार पे वो शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले ओल्ड एग्जांपल जो है वो हम देखेंगे हिस्टोरिकल एनालिसिस के लिए। उसमें सबसे पहले जो ओल्ड एग्जांपल मेरे सामने है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका मैंने आपके साथ में चार्ट ऑफ द वीक और स्टॉक ऑफ द वीक में शेयर भी किया था। दैट इज इक्जिको का डाटा आपको दिख रहा है, ब्रेकआउट हुआ और देखिए क्या शानदार रिटर्न्स मिले। लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है? आंसर इज नो। तो कब कब ऐसा होता है और उस केस में क्या किया जा सकता है? तो जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, अब आप देख रहे हो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये आपको पता है। अब इसके नीचे देखिए, इमीडिएट मैंने एक सपोर्ट लाइन डिसाइड कर रखी है, दैट दिस इज माय सपोर्ट लाइन। अगर इसके नीचे आया तो आई विल एग्जिट। यही सपोर्ट ऊपर जाके रिवाइज भी होता है। अब आगे चलिए किस तरीके से डील करना है और आज की डेट में कौन से उन पे चलेंगे। बट पहले हिस्टोरिकल डाटा देखो कि इस टाइप से हमें चाहिए कंपनी आईपीओ लिस्टिंग के बाद नीचे ऊपर आए, इस जोन में आने के बाद कंसोलिडेशन या फॉल, फिर ब्रेकआउट करे तो एक तेजी बनती है। अब इसको देखो जरा, यहां पर मैं एक और स्टॉक दिखाता हूं, दैट इज जिंका लॉजिस्टिक। रिसेंट में मैंने हमारे एसटीपी स्विंग मेंबर्स के साथ में शेयर करके थोड़ा स्विंग भी किया था। बट इसको देखिए यहाँ पे क्या हुआ। अब इसमें ऐसा था, लिस्टिंग के बाद में फॉल नहीं आई, तो क्या हुआ था भाई, लिस्टिंग के बाद में तेजी आई, फिर फॉल आई, फिर देखो एक बेस बिल्डिंग शुरू हुई थी। तो जब ये कटा तो देखो उसके बाद भी एक स्विंग बना। यानी कि स्विंग वालों के लिए इस टाइप के सेटअप बनना बढ़िया होता है। तो दिस इज द सेकंड सेटअप जो हमें देखना है। आपको दिख रहा होगा एक बड़ा कंसोलिडेशन है। अब इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि कंसोलिडेशन जितने महीने का होगा उतना अच्छा होगा। जैसे देखिए, ये हाइज जो थे वो दिसंबर 2024 के थे, जिनको अभी रिसेंट में काटा गया था लगभग अगस्त 2025 में। तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन फेज था, जिसमें स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ऊपर आने की कोशिश करी, बट वो कंसोलिडेट करता गया, कुछ कर नहीं पाया। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ रिसेंट का ही, दैट इज ट्रांसरेल। यस, ट्रांसरेल लाइटिंग। इसको देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था पहले। देखिए स्टॉक में लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग के बाद में शेयर देखो काफी अच्छा करेक्शन करता है, जो कि 45% का था, फिर ऊपर आया और देखिए इस जोन में कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट के बाद में क्या, अभी मुझे डिसाइड रखना है कि ये जो अभी लो लगा था, दिस इज माय इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अब वो कब चलेगा, कब तक चलेगा, नो वन नोज अबाउट दैट। आपके हाथ में इतना है कि आप रिस्क रिवॉर्ड कंट्रोल कर सकते हो, कौन से दिन चलेगा किसी को नहीं पता। फिर देखो एक छोटा स्विंग बना, लेकिन बड़ा स्विंग अभी भी एक्टिवेट था। वो बड़ा स्विंग अभी भी आपको दिख रहा है कि ट्रेंड बुलिश हो, तो जिसके हिसाब से ट्रेंड अभी तक राइट बन रहा है, तो अभी तक ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है। अभी सपोर्ट इंपॉर्टेंट ये हो चुका है। तो इस तरीके से हमें पता लगा। तो ये एक और चार्ट है जो आपको दिख रहा होगा। तो आज की डेट में अगर मैं ऐसे चार्ट देख लूं तो क्या बेटर नहीं होगा? चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूं, इसको जरा एक और देखो, विंटेज कॉफी। इसको जरा देखिए, यहाँ पे लुक एट दिस, सॉरी विंटेज सिक्योरिटीज खुल गया, दिस इज लाइक विंटेज कॉफी। ओके, यस, यहाँ पे विंटेज कॉफी आप देखिए ध्यान से, ये एक आईपीओ के बाद में, लिस्टिंग के बाद में गिरावट, रिकवरी के बाद में क्या, जहां ब्रेकआउट लेवल है उसके पास कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, एंड देन देखिए अभी तक ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन चल रहा है। मेरे लिए जब ये ब्रेकआउट कर रहा था तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन ये थी, मेरे हाथ में वही है। ये नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नो वन नोज अबाउट दैट। लेकिन संभावना इस चीज की होती है कि इतने बड़े के बाद में 80-90% केस में वो ऊपर की जर्नी करता है। तो हमें ये पता चला है कि इससे पास्ट एनालिसिस हमें ये सिखा रहा है। अभी की डेट में कौन से हो सकते हैं उसको भी समझना है। बट ये कोई जरूरी नहीं है हर बार ऊपर ही जाए, कई बार नीचे भी आते हैं। जैसे आपको विंटेज का चार्ट दिख रहा है, सिमिलरली मैं एक चार्ट आपको और दिखाता हूं, इसको आप देखिए, फिर आज के टॉपिक पे चलेंगे बिना किसी देरी के। बेस्ट वन इज सामही होटल्स लिमिटेड। इसको देखिए, सिमिलरली विंटेज जैसा ही चार्ट है, आपको दिख रहा होगा। और इसमें भी देखिए गिरावट हुई थी, एंड गिरावट के बाद में ऊपर आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट आया, छोटा स्विंग मिला। यानी बड़े स्विंग के ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं हुए थे। तो जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म कर रहे थे उनको तो मिल गया, लेकिन जो शॉर्ट टर्म थे उनको नहीं मिला। तो उस केस में उनका यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये टूट चुका होगा। कईयों ने यहाँ रखा होगा क्योंकि यहाँ से भी एक बाउंस लिया था, तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन यहाँ भी टूटा है। तो इस तरीके से हमें ये पता होना चाहिए कि विंटेज में भी सेम पैटर्न है और इसमें भी सेम पैटर्न था, लेकिन वो अभी तक जिंदा है। जिंका ऊपर चला गया, इक्जिको ऊपर चला गया, जबकि सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न है। तो एक आध ऐसे भी आते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरे लेते ही आ गया, मेरे करते ऐसा हो गया, मैंने वॉच लिस्ट में लिया तो ऐसा हो गया। नहीं, आपको स्टिक टू रूल रहना है। 5 में से 4 बार भी सही हो तो आपकी विन विन सिचुएशन होती है। तो ये कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि हर बार टारगेट नहीं एसएल भी जाते हैं। तो हमें ये आइडिया लग गया।
अब मेरी ड्यूटी क्या है कि आज की डेट में कौन सी ऐसी कंपनीज जो ऐसा कर रही है, क्यों ना उसको देखा जाए। आइए जरा यहां चलिए, हम सबसे पहला करते हैं, एक रीसेंट आईपीओ था डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। ये देखिए अग्रवाल आई के नाम से था, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। अब मैं इसको देखिए क्लोजली ट्रैक कर रहा हूं काफी समय से। क्यों कर रहा हूं, मेरे को 1 महीना हो गया, बट मेरे को अभी तक प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया, बिकॉज सेटअप इज मिसिंग स्टिल। यहां पे देखो ये एक लेवल है जहां पर ये आया था, आने के बाद इसने ब्रेकआउट नहीं किया, ये सीधा एक सडन वेव बनाई जिसमें खाली शेडो था, तो इसमें तो मैं कुछ काम कर नहीं सकता। बाद में भी ये देखो यहां पर एक रेजिस्टेंस बना चुका है, ये आपको दिख रहा होगा, तो मेरे लिए जोन इंपॉर्टेंट हुआ। अब ये इस रेजिस्टेंस जोन को काटता है तो आई विल बी लुकिंग एट दिस, और नीचे में जो सपोर्ट बनेगा शायद उसको मैं अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना दूं। बट अभी क्या है, अभी की डेट में देखें तो नीचे ही चल रहा है। सो दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द वॉच लिस्ट। बट यहां पर क्या हमें कोई सेटअप मिल रहा है कि अभी जिसमें रिव्यू करें या एक्टिवेशन हो, उस वो मिसिंग है। तो इस टाइम पे मैं क्या करूंगा, वॉच लिस्ट में ले लिया, अब इस टाइम पे मैं क्या करूंगा, बाकी इसका डिटेल एनालिसिस करने से पहले एक बार इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं कि वहां पे चीजें क्या है। फंडामेंटल में कोई जरूरी नहीं मैं इन डेप्थ एनालिसिस करूं, खाली चीजें समझो भाई। 14,000 करोड़ की मार्केट कैप है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल नॉट दैट अट्रैक्टिव, लुकिंग एट द पी रेशियो, पी 140 का है। अब आप खुद सोचो कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन या ट्रेंड राइडिंग या फिर स्विंग के काम के होते हैं, ये इन्वेस्टिंग के लिए तो वही लोग देख सकते हैं जिनको इन डेप्थ पता हो कंपनी का। उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लुकिंग एट दिस आप कर ही नहीं पाओगे, आप खुद सोचोगे कि यार किस तरीके से इसको डील किया जाए। अब आइए जरा इसके फाइनेंशियल्स पे छोटी मोटी एनालिसिस करते हैं, ताकि आपको पता लग जाए किस तरीके से चीज़ों को देखना है, आईपीओ वाले टाइम पे क्या क्या चीज़ें नोट करनी है। तो पिछले जून से इस जून में देखो भाई, आपकी सेल तो बड़ी है, आपके मार्जिन्स जो है वो इक्वल है, बढ़िया है। अब आपका प्रॉफिट जो है वो आप देखिए, नेट प्रॉफिट 18 करोड़ का था, वो बढ़ के 38 करोड़ का हुआ है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा घटा है, मार्जिन्स भी घटे हैं, लेकिन सेल बड़ी है। तो ये चीजें जो है आपके ध्यान में होनी चाहिए कि मार्केट ने कैसे उसको लिया है। यानी कि अगले क्वार्टर के अगर रिजल्ट अच्छे आने हैं या मार्केट को एक्सपेक्टेशन है कि कुछ और अच्छा होगा, तो वो क्या करेगा, सिंपल सी बात है, जो स्टॉक यहाँ पे इस टाइप से कंसोलिडेट कर रहा है, वो इस हाई को काटने की कोशिश करके ऊपर जाना चाहेगा। दैट इज वेरी सिंपल, क्लियर है। तो इस हाई के कटने के बाद में मेरे लिए वो रिव्यू होता है, या मैं चेक करता हूं कि मेरे को देखना है या नहीं देखना है अपनी पोर्टफोलियो के लिए, मतलब स्विंग वाले पोर्टफोलियो, इन्वेस्टिंग नहीं। और जब तक वो यहां खड़ा है तो बस वो वॉच लिस्ट का ही पार्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं स्टॉक यहां खड़ा है, आपने बताया था, उसके बाद ये हो गया वो हो गया, वो खाली वॉच लिस्ट है। रिव्यू पॉइंट में बताता हूं, उसको ध्यान से देखा करो, रिव्यू पॉइंट ये वाला है। ओके क्लियर, ये समझ आया। आओ इसको शेयर होल्डिंग में देखते हैं कि लास्ट क्वार्टर में शेयर होल्डिंग कोई चेंजेस हुए हैं क्या। सो इफ यू लुक एट दिस, प्रमोटर्स को देखिए कोई खास चेंजेस नहीं हुए, लेकिन हाँ कुछ 0.03% की जो होल्डिंग है इन्होंने घटाई है। FIIs को देखिए, ये वाले हैं FIIs, इन्होंने भी होल्डिंग घटाई है। DIIs को देखिए, इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है। और अगर पब्लिक की बात की जाए तो कुछ खास है ही नहीं, यानी अभी तक मेजोरिटी नंबर ऑफ शेयर्स उनके पास ही है, बड़े प्लेयर्स के पास में, और 63,000 लोगों को ही इसके बारे में अभी तक इंटरेस्ट आ रहा है। तो यानी कि बड़े प्लेयर्स के पास है और वो धीरे धीरे बेच रहे हैं। अगर शेयर और ऊपर जाता है तो क्या होगा, स्विंग वाले वहां रहेंगे बिल्कुल, तो वो भी एक लेवल के पास जाके बेचना ही चाहेंगे। और ये प्लेयर अगर ऊपर ले जाना चाहते हैं तो प्रीवियस स्विंग आई कटा दो, चला जाएगा, तब देखा जाएगा। ओके, यानी वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है लुकिंग एट द फंडामेंटल नॉट दैट अट्रैक्टिव, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। हो सकता है फंडामेंटली बहुत मिस्टेक्स हो, बट हम क्या बात कर रहे हैं, हम आईपीओ रिलेटेड लर्निंग ले रहे हैं कि उस टाइम पे हमें क्या क्या चीजें देखनी है। तो उसके लिए मुझे बड़ा क्लियर हो गया है कि इस जोन के ऊपर आप आइए, तब आपको रिव्यू करेंगे, नीचे में जो सपोर्ट बनेगा उसको अपना इंपॉर्टेंट लेवल मानेंगे, और उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन के अकॉर्डिंग बुल्स जो है वो इसको रिव्यू करके देख रहे होंगे। तो हमें ये पता चला दिस इज द नंबर 1 स्टॉक। अगर हम बात कर ले इसी को वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं, तो आप ध्यान से इसको देख लीजिए। दिस इज द वीकली चार्ट। ये ब्रेकआउट से पहले एक बेस बिल्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, समझ आया। तो अगर ये इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जाता है तो नीचे वाला सपोर्ट अपने आप इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, समझ आया। मंथली कन्वर्ट करो और देखो ध्यान से, और चीजें क्लियर हो जाएगी। लुक एट दिस मंथली चार्ट, यहाँ है, ये देखो इस मंथ, इसके ऊपर मंथली क्लोज आना भी एक बुलिश इंडिकेशन होगा और बुलिश साइन माना जाएगा। और फिर जो मंथ का लो लगेगा उसको ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता, आप बताइए। चलते हैं सेकंड के ऊपर बिना किसी देरी के, ये था पहला। अब आइए दूसरे के ऊपर बात करते हैं। दूसरा यहाँ पर जो है वो है KRN हीट एक्सचेंजर्स। ओके, यहाँ पे मैंने इसका डाटा खोला और सबसे पहले यहाँ पर भी इसका जरा एक बार फंडामेंटल डाटा देखते हैं। KRN हीट एक्सचेंजर क्या करती है भाई, इंडस्ट्री यूजेस के लिए जो प्रोडक्ट है वो बनाती है। 5,000 करोड़ की मार्केट कैप है, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज वेरी गुड। लुकिंग एट द पी रेशियो, बट अब ध्यान से देखो 105 का पी रेशियो है, तो पी रेशियो के अकॉर्डिंग तो ये ठीक नहीं है, बट वैसे ठीक माने जाएंगे। आगे चलिए यहाँ पर आते हैं, फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट इसलिए देखने हैं कि रिसेंट में आ तो चुके ही हैं, क्यों ना देखा जाए इनको एक बार। अगर देखें तो जून में लास्ट ईयर था 97 करोड़ का सेल, जो इस साल हो गया 119 करोड़ का सेल। सो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है, दैट इज गुड। यहां पर हमने लिखा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल में तो ग्रोथ घटी है, बट मार्जिन्स बढ़ गए हैं और नेट प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा घटा है।
पिछले साल से अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, फिर भी ये आईपीओ के जो प्राइजेस थे, जो कंसोलिडेशन के, उसके ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट की उम्मीद ये है कि शायद अगला क्वार्टर अच्छा है। मैं तो इसका मतलब यही निकालता हूं, बट वो अगला क्वार्टर अच्छा तभी माना जाएगा जब वो स्विंग सेटअप एक्टिवेट करेगा। अब बहुत से लोग कहेंगे क्या उसके बाद गारंटी है? गारंटी किसी चीज की नहीं है, एक प्रोबेबिलिटी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये आपके पास चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। लास्ट ईयर जून से तो यहां अच्छी तरक्की हुई है, मार्जिन टूटे हैं पिछले साल से, इसलिए यहां पे 21 करोड़ का ही प्रॉफिट रह गया, जो कि 19 करोड़ का था। अगर ये 18% यहां मार्जिन होते तो यहां पर लगभग 5-7 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो एक्स्ट्रा और बढ़ जाता। ओके, और अगर नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो लगभग उतना ही रहा है, कुछ खास चेंजेस नहीं हुए। आइए देखते हैं एफआईआईज डीआईज ने क्या किया है बिना किसी देरी के। यहां पर चलिए, प्रमोटर्स ने यहां पे अपनी होल्डिंग एज इट इज रखी है, एफआईआईज ने होल्डिंग प्लस करी है, डीआईएज ने माइनस करी है, पब्लिक ने भी माइनस करी है और अदर्स में थोड़ी सी माइनस हुई है। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि एफआईआईज की एंट्री यहां पे अच्छी खासी हुई है और प्रमोटर अभी भी 70-71% की होल्डिंग रखते हैं। अब चलते हैं आईपीओ के डाटा के ऊपर कि आईपीओ का डाटा क्या बोलता है, तब और पिक्चर क्लियर होगी। अभी लगभग 80-82 हजार लोग ही हैं जिन्होंने इसको देख रखा है, कोई ज्यादा लोग है नहीं। लेकिन आईपीओ का अगर ये हाई प्राइस के ऊपर आ रहा है तो उसका रीजन क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। गोइंग बैक टू दिस, आइए यहां पर चलते हैं, ये वाला आईपीओ, यस, केआरएन हीट डेली कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। दिस इज केआरएन हीट डाटा। देखो रिसेंट में वॉल्यूम भी यहां पे आए हैं, रिसेंट का जो डाटा दिख रहा है। अब इसको देखो जरा, क्या यहां पे क्या हुआ था कि आईपीओ लिस्ट हुआ, उसके बाद गिरा, फिर ऊपर आया, फिर चला गया। अब ये उसके बाद में ऊपर की रेंज में, जैसे मैंने जिंका वाला चार्ट आपको दिखाया था, उस टाइप का एक कंसोलिडेशन कर रहा है। ऊपर में यहां से गिरा, 2 बार 3 बार अटेम्प्ट हुए, गिरा, और एक चौथी बार अटेम्प्ट हो रहा है। अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, अब फंडामेंटल चाहे कैसे भी हो, रिजल्ट चाहे कैसे भी आए हो, मार्केट आगे की चीजों को देख के अभी की डेट में प्राइस एक्शन करना चाहता है। तो अब मुझे प्राइस एक्शन कंफर्म होगा इस जोन के ऊपर कि मार्केट कुछ चाह रहा है, मार्केट कुछ करना चाह रहा है। तो इस जोन के अगर ऊपर निकलता है, नीचे जो भी सपोर्ट बनेगा दैट शुड बी माय इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और उसके बाद में बुल्स इसको यहां पे रिव्यू कर सकते हैं। बोलो समझ आया, क्लियर हुआ? केआरएन हीट एक्सचेंजर कितने टाइम बाद हो रहा है भाई? ये जो लेवल था वो फरवरी के अंदर आया था, उसके बाद में लगभग 6 to 7 मंथ्स जो है वो होने की तैयारी हो चुकी है। तो 6-7 मंथ से टाइम पास कर रहा है। मार्केट को तो पता ही है कि आगे चीजें कैसी होनी है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में मार्केट को उस टाइम तो अनुमान था कि ऊपर इसका प्रॉफिट अच्छा जाएगा, लेकिन बाद में पता चला नहीं कुछ हिट होने वाला है, तो वो उसको कटा देता है। तो वहां पे हमें हमारा एसएल जो भी होगा वहां लेके निकलना होता है। क्लियर हुआ? इस तरीके से हम एनालिसिस को करते हैं और देखते हैं। तो ये है सेकंड, केआरएन हीट, वीकली कन्वर्ट कर लो और चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, आपको खुद पता चलेगा कि वीकली चार्ट पे किस टाइप से डाटा आ रहा है। ये छोटे मोटे स्विंग के लिए देखे जा सकते हैं और आईपीओ के लिए डीलिंग ऐसे ही होती है। अब यही अगर मानो बड़ी गिरावट होती फिर आता तो ज्यादा बेटर होता। छोटी गिरावट है तो छोटे मूवमेंट ही एक्सेप्ट करे जाते हैं, छोटा टाइम फ्रेम है तो छोटे मूवमेंट ही आईपीओ के बाद एक्सपेक्ट करे जाते हैं। क्लियर हुआ इतना? मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी को मैं एक बार मंथली पे भी कन्वर्ट करता हूं। चलिए और देखिए यहां पे, लुक एट दिस, दिस इज द मंथली डाटा। अब मंथली चार्ट पे देख लीजिए, अगर मैं ध्यान से देखूं तो काफी महीने से एक कंसोलिडेशन जोन में ही है। इसको काटना एक ट्रेंड को एक्सेलरेट करेगा कि नहीं करेगा? बड़ी सिंपल सी कहानी है कि ट्रेन जो है वो इस स्टेशन पे रुकी हुई है, ट्रेन को अगले स्टेशन पे जाना है। बड़ी सिंपल सी बात है कि पहले स्टेशन पे जहां पे मेरा पॉइंट है उसको काटो, तभी आप अगले स्टेशन की तरफ जाओगे ना। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसे रॉकेट साइंस वाली चीज तो है नहीं। डेली कर लेते हैं वापस कन्वर्ट, देख लीजिए रिसेंट में यहां पर एक वॉल्यूम बिल्डअप भी हुआ था अगर आप देखेंगे, और 2 बार जो अटेम्प्ट हुए थे दोनों में वॉल्यूम बिल्डअप की कोशिश भी हुई थी, छोटे मोटे वॉल्यूम्स बने थे। इन फ्यूचर जब भी ये रेंज कटती है बुल्स को एक बार रिव्यू करना चाहिए। अभी ये वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है, मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट बन चुका है ऑलरेडी, और नीचे जो भी सपोर्ट इंपॉर्टेंट बनाएगा दैट शुड बी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर योर सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग। ये भी आप नोट कर लीजिए, बाकी आप समझदार हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर मैं आऊं तो अगला जो नाम है मेरे सामने दैट इज एक्मे सोलर। इसको जरा देखिए, यहां पर ये चार्ट आपको दिख रहा है। अब एक काम करता हूं, पहले इसका आपको फंडामेंटल थोड़ा सा डाटा बताता हूं सो दैट यू गेट टू नो कि यहां पे किया क्या जाता है। देखिए ये हमारे पास में एक्मे सोलर, इसको जरा एक बार देख लीजिए। 17-18 हजार करोड़ की मार्केट का, कोई छोटी कंपनी नहीं है। आरओसी आरओई बढ़िया माना जाएगा। पी रेशियो को देखते हुए ये सबसे ठीक आया है अभी तक के एनालिसिस में। ओके, यहां पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी 83% है, यानी प्रोमोटर्स को अपना माल बेचना ही पड़ेगा। फाइनेंशियल्स पे आते हैं, देखो फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं। लास्ट ईयर, ये रहा जून का डाटा, लास्ट ईयर जून में 340 करोड़ की सेल थी, और इस साल जो रिवेन्यू है वो बढ़ के 584 करोड़ हो गई। दैट इज अ ह्यूज जंप। ओके, 88% मार्जिन थे जो 86 रह गए, मार्जिन थोड़े से घटे हैं लेकिन ठीक है।
नेट प्रॉफिट देखो कितना था, नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 1 करोड़ था। क्यों था? क्योंकि 49 करोड़ की टैक्स लाइबिलिटी थी, वैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50 करोड़ था। यहां पे देखो 175 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स लाइबिलिटी घटाने के बाद में 131 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी घर पे लेके गई है, जो 0.03 पैसा था ईपीएस, 2 रुपए 16 पैसे का हो गया। तो मार्केट उसके अकॉर्डिंग चीजें देखता है और वैसे ही रिकवरी करवाई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखो तो भी ग्रोथ, यहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे मार्जिन्स घटे हैं लेकिन सेल के अंदर ग्रोथ, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर भी आई है। तो अभी तक के तीनों में सबसे बढ़िया फंडामेंटल तो इसका आ रहा है। ओके, टेक्निकल को और देखते हैं। आओ शेयर होल्डिंग पे चलते हैं, इसको समझो। यहां पर क्या बोल रहा है भाई, प्रमोटर्स ने अभी बेचा नहीं है लेकिन इनको 75% करनी ही रहेगी, वो जल्दी से जल्दी ये करेंगे। किसको देंगे वो माल? या तो एफआईआई को देंगे या डीआईएस को। डीआईएस ने थोड़ा सा माल घटाया है, पब्लिक के पास है क्या? कुछ भी तो नहीं है। 5% से कम की होल्डिंग है पब्लिक के पास है, बताओ क्या बताऊं। उसमें भी 2 लाख लोग जो है वो अभी तक इस कंपनी के अंदर है। ये देख लो, 5% से कम की होल्डिंग है पब्लिक के पास। ओवरऑल 95% इनके पास है और इसमें से इनको प्रमोटर को अभी 7% होल्डिंग बेचनी पड़ेगी, 7 से 8%, क्योंकि 75% से कम लानी ही पड़ेगी। प्रमोटर उससे ज्यादा नहीं रख सकते, आईपीओ के 2 साल के अंदर लानी पड़ती है शायद, एग्जैक्ट मुझे नाम पता नहीं है। पहले 2 साल ही था शायद रूल, अभी 3 हो गया होगा या 1 है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट यस इनको लानी पड़ेगी। अब आइए जरा इसके फंडामेंटल डाटा को देख लिया आपने, अब चलते हैं जरा टेक्निकल पे। लुक एट दिस, यहां पे क्या हुआ है, डिस्क्लोजर अभी रिसेंट में मैंने इसके अंदर अपने मेंबर्स के साथ में कुछ छोटा मोटा स्विंग भी किया था। आइए यहाँ पे चलते हैं। ये वाला जो लेवल था वो लेवल था दिसंबर 2024 का, तो DEC 24। ओके, उसके बाद में यहाँ पे वो टाइम पास करता गया, ऊपर आया। यहाँ पर आने के बाद में ये वापस इस लेवल के पास कब आया है? जुलाई 2025 में। यहाँ पे हम लिखते हैं जुलाई 2025। तो कितना समय हो गया भाई? 6, 7, 8 महीने हो गए। अब भी देखो वो इसी रेंज में कंसोलिडेट करे जा रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि जब यहां पे था, ठीक है, जब यहां पे था तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया क्या था भाई? लगभग ये कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो है वो आइडेंटिफाई होके आना चाहिए। ओके, अब कोई पूछे आज की डेट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया क्या है, तो ये हो गया है। अब कोई ये पूछे कि भाई बुल्स इसमें ट्रेंड को एक्सेलरेट कब मानेंगे? बड़ा सिंपल है, इन हाइस के ऊपर जब सस्टेन कर जाएगा तो बुल मानेंगे कि ट्रेंड एक्सेलरेट हो रहा है। जब तक इन हाइस के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा तब तक बुल से मान नहीं सकते, क्योंकि क्या हो रहा है, आफ्टर ब्रेकआउट लगभग 1.5 से पौने 2 महीना हो गया ये टाइम पास कर रहा है, यानी फ्रेश बुल ही तेजी लाते हैं। और फ्रेश बुल कब आएंगे? फ्रेश बुल या नए बुल वो यही कहते हैं कि तुम ट्रेंड एक्सेलरेट करो तब आएंगे, और ट्रेंड एक्सेलरेट इस पॉइंट के ऊपर होगा। बोलो समझ आया? अब जो एग्जिस्टिंग बुल्स यहां पे बैठे होंगे पहले से, उनकी थिंकिंग क्या होगी? वो अपने चुपचाप सपोर्ट को रिवाइज करके बैठे हैं कि देखी जाएगी, लेट्स सी क्या होता है। अभी तक बेरिश इंडिकेशन तो आया नहीं है। सो क्या हुआ, आफ्टर ब्रेकआउट साइडवेज है, तो इस ट्रेंड को बोलते हैं साइडवेज टू बुलिश होना। यहां तो ये बेरिश है ना प्रॉपर बुलिश है, साइडवेज टू बुलिश है। ट्रेंड को वापस बुलिश करना है तो इन हाइस के ऊपर ले जाओ तो ट्रेंड को बुलिश माना जाएगा। क्लियर हुआ इतना? इस तरीके से एनालिसिस करी जाती है। इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार वीकली डाटा पे। आइए इसको देखिए, लुक एट दिस, ये वीकली डाटा है। अब आप भी देख लो, ब्रेकआउट के बाद में एक वीकली चार्ट पे कंसोलिडेशन हो रहा है, यानी इनके ऊपर आपका जाना एक नए ट्रेंड को बढ़ाएगा, फर्दर एक्सेलरेट करेगा। तब तक आप ये नहीं कह सकते कि ट्रेंड प्रॉपर एक्सेलरेट हुआ है क्या। आइए इसी को मंथली कन्वर्ट कर लीजिए। यहां पर देखिए मंथली डाटा पे आपको वॉल्यूम भी काफी दिखेंगे, बट खाली वॉल्यूम को देख के कोई डिसीजन नहीं होता है, मैं बार बार आपको बता देता हूं। तो वॉल्यूम बेस पे क्लोजेस ना तो ये जुलाई पे कर पाया, और अगस्त भी आज कितना है, लगभग 28 अगस्त हो गया है, 27-28 अगस्त है, और ये अभी भी ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, समझे? तो यानी 31 अगस्त को इसके ऊपर रहना दैट विल बी गुड, क्योंकि वो प्रीवियस हाइज के ऊपर होगा। और डेली चार्ट पे अगर आप देखो तो डेली चार्ट पे फिर जो अभी हमने देखे थे ना ऊपर वाले, जो कंसोलिडेशन, जो इस ट्रेंड को फर्दर एक्सेलरेट करने के लिए चाहिए, ये वाला जोन, ओके, उसके ऊपर जाना पड़ेगा। यानी मंथली चार्ट पे इस लाइन की क्लोज चाहिए 292 293 के ऊपर, और डेली पे अगर हम जाएं तो 305-6 के ऊपर की लगभग का लेवल जो है वो निकल के आता है। क्लियर हुआ इतना? तो इस तरीके से देखा जाता है। तो अभी क्या है, ये वॉच लिस्ट का पार्ट है। फ्रेश बुल्स कब देखेंगे? डेली चार्ट पे देखेंगे तो इसके ऊपर देखेंगे। ओके, समझ आया? क्लियर? तो अब आपको सारी चीजें नोट करनी है, ठीक है? इसकी पहले से हमें एनालिसिस करनी है। क्या यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं ना वॉल्यूम देखो, तो वॉल्यूम देख सकते हो, वॉल्यूम बिल्डिंग अच्छी हो रही है, लेकिन किसी ने लिया है तो किसी ने बेचा भी है, खाली वॉल्यूम देख के डिसीजन नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पे भी देखो वॉल्यूम बिल्डिंग यहां भी अच्छी थी, तो क्या यहां पे हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा तेजी का सौदा स्विंग ट्रेडिंग का हमें करना चाहिए था? नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप इसको देख के कुछ अनुमान नहीं लगा सकते। उसके बाद देखो क्या हुआ है, ये हुआ है। तो क्या स्विंग वाले को खाली वॉल्यूम देखने चाहिए? नहीं देखने चाहिए। वॉल्यूम मिक्स कर सकते हो आप, बट खाली वॉल्यूम देख के आप कुछ नहीं निकाल पाओगे। और अगर वॉल्यूम नहीं देखे तो कोई घाटा है? कोई घाटा नहीं है, खाली प्राइस एक्शन भी आपको जिता देगा। बस आपका प्राइस एक्शन सही होना चाहिए और प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। आओ चलते हैं अगले के ऊपर। यहां पे देखो द नेक्स्ट वन इज WCIL। यहां पे हमने लगाया वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया लिमिटेड।
अब इसमें देखो, ये मैंने ऑल टाइम हाई वाला नहीं लिया, जो आईपीओ के बाद में एकदम ऊपर जाता है ना, वो वाला नहीं लिया मैंने। पता है क्यों लिया? इसलिए लिया है कि बीच में भी कई बार आईपीओ के पॉइंट में ऐसा होता है कि एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन बनता है। ओके, ये एक बड़ा जोन है जो कि बार बार इसको रेजिस्टेंस फील करवा रहा है। दिख रहा होगा आपको। अब इसके फंडामेंटल देखते हैं, फिर आगे का डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको पता चले कि आईपीओ की डीलिंग कैसे होती है, नीचे, बीच में, ऊपर। नीचे का वीडियो कभी और लाएंगे कि जब एकदम प्रॉपर बेस बना रहा हो। वैसे तो मैंने ओला का डाला भी है, देख लेना, सेकंड चैनल पे है ओला वाला। 1280 करोड़ की मार्केट कैप, कोई ज्यादा कुछ है नहीं। आरओसी आरओई बढ़िया माना जाएगा। लुकिंग एट द पी रेशियो मैं तो बढ़िया कहूंगा, मैं तो फंडामेंटल यहां पे खराब नहीं कह सकता। हाँ, अब इन डेप्थ जाऊं, कुछ प्रमोटर का कुछ निकल के आए अलग बात है, वो मैंने नहीं दिखाया। खाली हम एक बार बेसिक लेवल डाटा पे बात करें, जहां पे हम प्राइमा फेसिया देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। आइए देखते हैं फाइनेंशियल्स कैसे हैं। फाइनेंशियल्स को अगर देखा लिया जाए तो 424 करोड़ की सेल थी, वो 420 करोड़ हुई है, तो भैया कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। 8% का मार्जिन था, वो 5% हुआ है, ये तो और खराब काम हुआ है। अगर 19 करोड़ के प्रॉफिट को देखा जाए तो सिर्फ 11 करोड़ रहा है, ये और ही खराब काम हुआ है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो भी कुछ खास यहां पे मुझे नहीं नजर आता है। यानी फंडामेंटली अगर देखूं अभी की डेट में, तो ये तो मुझे कोई इंडिकेशन यहां नहीं दे रहे कि कोई भी तरीके से कंपनी की ग्रोथ दिख रही हो। लेकिन मुझसे स्मार्ट प्लेयर होंगे जो कि शेयर में प्राइस मूवमेंट ला रहे होंगे, तो मुझे अगर उनको फॉलो करना है, स्विंग्स को देखना है, तो वहां पे चीजें नोटिस करनी होगी। मैंने इसीलिए जो फंडामेंटल जहां पे एकदम प्रॉपर है बढ़िया, वो भी यहां पे इंक्लूड करे हैं। जिनके अंदर ये फंडामेंटल है कि कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रहे, वो भी इंक्लूड करे हैं। और जिनके फंडामेंटल में ऐसा है कि खराब आ रहे हैं, वो भी मैंने इंक्लूड करे हैं, ताकि आपको समझ आए कि हमें प्राइस एक्शन को कैसे फॉलो करना है जब भी हम स्विंग की वॉच लिस्ट बनाते हैं। तो और आईपीओ बेस हो तो उसको कैसे देखना है। शेयर होल्डिंग पे आओ। अब देखो, प्रमोटर्स ने यहाँ क्या किया है, अपनी होल्डिंग फ्लैट रखी है। एफआईज ने थोड़ी सी बढ़ाई है, डीआईज ने माइनस करी है, पब्लिक को चिपकाई है। तो पब्लिक के पास कितनी, लगभग 1 लाख लोग हैं जिनके पास ये है। अब उसके बाद में इसका नेक्स्ट ट्रेंड क्या हो सकता है, वो अगर हम मानते हैं तो हमें चार्ट पे चेक करना होगा। आइए चेक करते हैं जरा। और फंडामेंटली आपने देख लिया कि कुछ भी ऐसा प्रॉपर कोई बड़ी चीज निकल के नहीं आई है जो कि सरप्राइज करे। इवन सेल्स के अंदर भी ग्रोथ नहीं है, वो फ्लैट हो रखी है सेल, कई 6-7 क्वार्टर से फ्लैट है, तो क्या ही बात करें। बट फिर भी देखो, स्टॉक नीचे से ऊपर एक अच्छी रिकवरी किया है। रिकवरी करने के बाद ये जो जोन है ना, ये जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होगा। इसके ऊपर आना, मैं ये मानूंगा कि शायद कुछ ऐसी न्यूज है जो इसके लिए पॉजिटिव हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा डाटा है जो इसके लिए अच्छा आ सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल डाटा हो या कोई और डाटा हो। तो हमें क्या करना है, इस जोन का ध्यान रखना है, इसके ऊपर इसको रिव्यू करना चाहिए। बोलो क्लियर हुआ? इतना समझ आया? अब उसके बाद में इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया देखो, ये माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? पहले क्या था, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अभी तो ये यहीं खड़ा है, क्या अभी इसका इंपॉर्टेंस नहीं है? कब होगा? इस जोन के ऊपर होगा। क्या अभी इंपॉर्टेंस है कोई? अभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इस जोन के ऊपर इस सपोर्ट एरिया का इंपॉर्टेंस माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक उसने पुराना वाला जो रेजिस्टेंस जोन है वो खोला नहीं है, तब तक पीछे वाला सपोर्ट का जो एरिया है वो पक्का सील नहीं होगा। ओके, अभी ये ऐसे ही चल रहा है। ओके, इस जोन के अंदर ही घूमता जा रहा है। यानी कि ये एरिया कटने के बाद नेक्स्ट मूवमेंट के लिए देखेंगे, और फिर जो है ये नए आईपीओ बेस बिल्डिंग की या ब्रेकआउट की तैयारी भी कर सकता है। देखो यहाँ पे जरा मंथली कन्वर्ट करा, ये देखो, देखो यहाँ पे। अब देख लो 1 2 3 3 महीने यहां पे रुका था बेचारा, और अभी यहां रुका है इसी जोन में आके। तो आपको ये खुद समझ आना चाहिए कि ये जोन इंपॉर्टेंट है। वीकली कर लेते हैं कन्वर्ट। देखो, लुक एट दिस इज द वीकली डाटा। अब जरा वापस ध्यान से देख लो, यहाँ पे क्या है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा किस टाइप से इसी जोन में आके रुक रहा है। यानी इस जोन को काटने के बाद में ये जो नए जोन है ना, इनके गेट खुलते हैं। बोलो समझ आया? इस जोन के कटने के बाद ही तो आप नए स्टेशन जाओगे, स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3। और हो सकता है स्टेशन 3 पे जाने के बाद में जो इस टाइप से एक मूवमेंट लेके और भी आगे का ट्रेंड एक्सलेट देखा जाए। तो जो एक्मे सोलर जो आपने देखा था, ACME नाम है उसका, उसमें जो हो चुका है वो यहां पर इसके ऊपर होता हुआ पाया जाएगा। समझ आया? और जो पुराने एग्जांपल्स आपको दिए थे जिसमें कि हमने KRN की बात करी थी, वो KRN कैसा था, ऊपर की रेंज में कंसोलिडेशन था, तो वो एक अलग टाइप का आईपीओ एनालिसिस था। ये अलग टाइप का है जहां पे 20 से वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। बोलो क्लियर हुआ? इतना एनालिसिस समझ आ गई कि कैसे देखना है। आओ वापस समझो। अब इसमें कोई डाउट है तो डेली पे कन्वर्ट कर देते हैं। एक बार वॉल्यूम देख लो, यहाँ पर रिसेंट में इस जोन को आए, इस जोन के पास आए और यहाँ पे वॉल्यूम बिल्डअप हो, तो ये पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ इसके ऊपर जाएगा तो ही कुछ डिसीजन मेकिंग पॉइंट होगा, तब तक कोई डिसीजन मेकिंग पॉइंट नहीं होगा। बोलो क्लियर हुआ? इस तरीके से आईपीओ का एनालिसिस किया जाता है। मैंने रिजल्ट्स भी देखे हैं और शेयर होल्डिंग भी देखिए, चेक करवाइए। कोई इनके इनडेप्थ फंडामेंटल नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? इसलिए नहीं देखे क्योंकि ये स्विंग वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकते हैं। ओके, हम आज कोई इन्वेस्टिंग वॉच लिस्ट की बात नहीं कर रहे, स्विंग वॉच लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो इनडेप्थ फंडामेंटल नहीं देख रहे, लेकिन ये तो पता कर ले कहीं कोई लॉस मेकिंग तो नहीं है कंपनियां साउंड ना, तो वो हमने चेक किया है। वो कैसे चेक किया? बेसिक लेवल डाटा, जहां पे पी, ROC, ROE, मार्केट कैप, ये थोड़ा बहुत देखा। उसके बाद में
फाइनेंशियल्स देख ली कि क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं पिछले 4-5 क्वार्टर से, और उसके बाद में शेयर होल्डिंग देख ली कि कोई बड़ा एक्शन तो कहीं कुछ नहीं हो रहा, वो सारी चीजें नोट कर ली, तो अब पता चल जाता है कि ये स्विंग के लायक है या नहीं है। वही मानो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी होती तो क्या मैं इसको इतना सीरियसली देखता, शायद मैं इसको वॉच लिस्ट में लास्ट में रखता, मैं पहले अच्छी कंपनियों की क्वालिटी लिस्ट जो है उसको प्रेफर करता। बोलो समझ आया? इतना चारों का चारों एनालिसिस क्लियर हो गया। अगर आपको ये एनालिसिस बढ़िया लगे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप ये कोई भी अपडेट मिस ना करें। मुझसे ऐसी एनालिसिस सीखने के लिए आप वेब एनालिसिस में आ सकते हैं, उसके लिए आप इस नंबर पे संपर्क करिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, हमारी टीम से डिटेल ले सकते हैं, एंड देन आगे का प्रोसेस आप शुरू कर सकते हैं। हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट करिए, इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, आपको डिटेल मिल जाएगी। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में, यहीं से फॉलो करिएगा। अगर आप टेलीग्राम पर जाके हमारा नाम टाइप करेंगे तो बहुत से फर्जी नाम आएंगे, उन पर ट्रस्ट मत करिए, या तो डिस्क्रिप्शन से लिंक लीजिए या इस नंबर पे व्हाट्सअप करके भेज दीजिए कि प्लीज शेयर सोशल मीडिया लिंक्स, हमारी टीम आपको भेज देगी। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।